हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है एंड आज अपना फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, सबसे खास बात क्या है कि जो सिलेबस चेंज किया गया उसके अंदर कुछ हम लोगों को इंडिया से रिलेटेड भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आज से पहले तक हम लोग जब भी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते थे तो हमेशा जो बाहर के लोगों ने बनाया है उसको पढ़ते थे, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि अब हम लोग इंडिया के जो स्टैटिस्टिशियन थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक के अंदर सिलेबस के अंदर जो चेंज किया गया सबसे पहले उसको ही रखा गया है, तो उसको हमें पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि सिलेबस मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स का, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर सिलेबस है, आपको सिलेबस मिल चुका होगा, सिलेबस को ध्यान देना। एंड इसमें कुछ थ्योरी पार्ट है और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो देखिए क्या है, वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, अब अपने को पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड क्या हुआ है नया, इंडियन स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें क्या है कि हमको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे दिक्कत की बात ये है कि देखो इंडियन स्टैटिस्टिक्स में कुछ खास बताया नहीं गया है, बस कुछ योग है उनके बारे में डिस्कस किया गया है, तो उसको देखेंगे। बाद में वही अपना जो ट्रेडिशनल चलता आया था, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, अगर हमको सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या है स्टैटिस्टिक्स, तो पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। जब आपका मीनिंग आएगा, ये देखो जब आपका यहाँ पे सेकंड स्टार्ट होगा मीनिंग स्कोप, तब आपको और डिटेल में बताएंगे। अभी आपको एक हिंट के ये समझना पड़ेगा कि ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सुनो, तो दोस्तों अब जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी, कोई भी इन्फो, कोई भी आपका फैक्ट जब वो नंबर्स के टर्म में होता है, किस टर्म में होता है, नंबर्स के टर्म में होता है, तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब दिक्कत ये है कि सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? तो दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर कोई नंबर बहुत सारे साथ में होगी, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन साथ में होगी, मतलब कलेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, तो वही आपका स्टैटिस्टिक्स होगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों, मतलब कि अगर एक एक्सीडेंट हुआ तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर एक साल के अंदर 2000 एक्सीडेंट हुए तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स है। मतलब कि इन सिंपल लैंग्वेज जब बहुत सारे नंबर वाली इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। जब बहुत सारी क्वांटिटेटिव, कौन सी इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव, ये वर्ड आपको याद रखना, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दोस्तों ये जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की मदद से बहुत सारे डिसीजंस लेती है, बहुत सारे नियम कायदे कानून को बनाती है। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई योजना लागू करनी है, कोई नया स्कीम है क्या नहीं है, अब उसको पता करना है कि इंडिया में कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, तो वो क्या करेगी, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेगी, मतलब अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पता करेगी कि भैया कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, एंड उसके बाद वो उनके लिए कोई नियम बनाएगी या फिर जो भी उनको योजना बनानी है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग उसके अकॉर्डिंग करेगी। तो मतलब कि अभी हमको ये समझ में आया कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन नंबर के टर्म में होती है। ध्यान रखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अगर एक इंफॉर्मेशन है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो बस एक इंफॉर्मेशन है। अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नंबर्स के टर्म में है तो वो स्टैटिस्टिक्स है। दो तीन एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपका क्या बोलते हैं, एक साल के अंदर 20,000 एक्सीडेंट हुए तो ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर आपका एक साल के अंदर अपना जो ये टेसी रेट है वो 25% इंक्रीज कर गया, 25% इंक्रीज कर गया, तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो जब भी इंफॉर्मेशन नंबर के टर्म में आएगी तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये तो समझ में आ गया कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। अब जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है, वो बहुत बोरिंग है। मतलब कि इसमें हमको पढ़ना है कि स्टैटिस्टिक्स आया कैसे, मतलब आज़ादी के पहले स्टैटिस्टिक्स क्या था, आज़ादी के बाद क्या हुआ, और अभी प्रेजेंट टाइम में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब पहले इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, और अभी क्या है हमको समझना होगा इसके बारे में। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, तो समझना तभी आप लोग। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके आ सकता है, क्योंकि नया नया ऐड किया गया है। अब देखो प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, किसके, आज़ादी के पहले। ठीक है ना, प्री इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों इसमें क्या था, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया या जी पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि जितना भी डेवलपमेंट होना था इस सब्जेक्ट में वो आज़ादी के पहले हो चुका है। ठीक है, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, द ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम वॉज अनप्लान्ड, मतलब कि प्लानिंग करके स्टैटिस्टिक्स को डेवलप नहीं किया गया, और अनसिस्टेमेटिक था, मतलब किसी भी तरीके से बस हाँ चल रहा था काम।
नो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो अपने देश के अंदर जो प्रॉपर उसको कंट्रोल कर सके कि हाँ ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। जैसे कि हमारे देश में अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग को कंट्रोल करने की ICAI है, ठीक है ना। तो डॉक्टरों के लिए आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। वैसे जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में था ही नहीं, ठीक है। द फर्स्ट स्टैटिस्टिकल कमिटी, एक कमिटी बनाई गई इन द ईयर 1862 के अंदर विद अ व्यू टू प्रिपेयर मॉडल स्टैटिस्टिकल फॉर्म्स एंड कंपाइलेशन एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द एरिया ऑफ ट्रेड, फाइनेंस, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। मतलब कि एक कमिटी बनाई गई 1862 के अंदर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, किस किस चीज के डेटा को कलेक्ट करना है, ट्रेड, व्यापार के, फाइनेंस के, एजुकेशन के और एग्रीकल्चर के, ठीक है ना। अब दोस्तों थोड़ा समझो, ये स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है ना, एक इन्वेस्टिगेटर होता है, मतलब इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करता है। मतलब मान लो कि मुझे जानना है कि इंडिया में कितने लोग एजुकेटेड है, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कितने लोग क्या बोलते हैं आपका बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, बीकॉम में एडमिशन नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बीएचयू के अंदर कितने लोग बीएचयू में एडमिशन लेते हैं, कितने नहीं लेते हैं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। तो जितने लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जिनका एडमिशन होगा नहीं होगा उनसे जाके हम पूछेंगे। तो मुझे बात समझो, मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाके इन्फॉर्मेशन पूरी ढूंढनी पड़ेगी। तो जब एक स्टैटिस्टिशियन होता है, जब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन को उठाएगा। तो दोस्तों वही, अब इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए पहले प्रॉब्लम के बारे में पता करना होगा ना। गरीबी है, कितने लोग गरीब हैं, किस किस टाइप के गरीब हैं, मतलब कौन 1000 महीना कमाया, कौन 2000 महीना कमाया, इसको पता करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन आएगी कैसे, स्टैटिस्टिक्स की मदद से आएगी, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया कि स्टैटिस्टिकल कमिटी जो कि 1862 के अंदर बनाई गई थी, किसी ये व्यापार, फाइनेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के डेटा को उठाने के लिए, ठीक है। विच येट टू पब्लिकेशन, एक किताब भी छापी गई, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस समय इंडिया आजाद नहीं था, तो 1868 के अंदर इसका नाम ये था, ठीक है। द फर्स्ट गजेटर ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्पेलिंग गजेटर ही है, ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स फॉर द ब्रिटिश प्रोविंस वाज स्टार्टेड इन 1866। एक और आपका गजट जो इंडिया का ऑफिशियल अखबार होता है, क्योंकि उस समय था, उसमें छापा गया ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में कि क्या होता है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स को, नंबर के इंफॉर्मेशन को छापा गया, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस, मतलब पहली देश की जनगणना 1888 के अंदर की गई थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर 1888 के अंदर सबसे पहले देश की जनगणना की गई कि कितने लोग देश के अंदर हैं। मतलब इसके पहले कभी ये नहीं गिना गया कि देश में कितने लोग हैं। आज तो 10 ईयर्स के गैप में हम लोग पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, सेंसस होता है, और एग्रीकल्चर का 5 साल में होता है। तो सबसे पहला कब हुआ, 1888 के अंदर हुआ। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेमाइन कमीशन, भैया एक फेमाइन कमीशन था, उसके रिकमेंडेशन पे इसको किया गया, ठीक है ना। एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया, जो बनाया गया 1881 के अंदर, ठीक है ना। ये जो कमीशन था, इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये बाद में चल के सेंसस किया गया था, और 1881 के अंदर आपका फेमाइन कमीशन बनाया गया था फॉर दी कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, कि भैया खेती से जुड़े जितने भी नंबर वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि नंबर के टर्म में है, तो इसको इकट्ठा करने के लिए एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स नाम से बनाया गया इसको, ठीक है ना। विच इसमें इसने भी एक किताब छापी जिसका नाम था एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1886 के अंदर, ठीक है ना। दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको बता रहा है कि आज़ादी के पहले जो हमारा देश था वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। तो हमने समझा कि एक कमेटी बनाई गई, वॉटेवर यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रॉड तरीके से बताई जाइए, ठीक है। विद द व्यू टू स्क्रूटिनाइज कोलैट इनॉर्मस मास ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स व्हिच स्टार्टेड फ्लोइंग इन अ फुल फ्लेज्ड स्टैटिस्टिकल ब्यूरो वाज सेट अप इन द सेंटर 1895। जब इन स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब हम लोग एग्रीकल्चर के डेटा को उठाने लगे तो बाद में एक फुल फ्लेज्ड ब्यूरो की जरूरत पड़ गई हमारे देश को, जो कि 1895 के अंदर बनाया गया। द ब्यूरो वाज असाइन्ड अ रिस्पांसिबिलिटी, इस ब्यूरो मतलब एक संस्था को रिस्पांसिबिलिटी दी गई ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डेटा इनटू एग्रीकल्चर फॉरेन ट्रेड, मतलब भैया खेती के साथ साथ जो बाहर से विदेशी व्यापार हो रहा है उसको भी क्या करे, उसके भी डेटा को इकट्ठा करे, ठीक है ना। एडिशन टू करेक्ट स्टेट, इसके साथ में प्राइसेस, किस सामान के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, वेजेस के बारे में और इंडस्ट्रीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए। देखो
इंफॉर्मेशन आज के टाइम का सोना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जिसके पास है वही है राजा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि प्राइसेस घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वेजेस के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, किस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है ग्रोथ करने का, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात इस ब्यूरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये क्या करे, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करे, ठीक है। द ब्यूरो वॉज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, इस ब्यूरो का हेड कौन था, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन 1905 द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिप्लेस्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, भैया इसके नाम को चेंज करके बदल दिया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, विद द एडिशनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट क्लोज कांटेक्ट विद द ट्रेडिंग कम्युनिटी। अब इससे हुआ क्या कि जो व्यापारी मंडल थे, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, उनसे क्लोज कांटेक्ट हो गया, मतलब उनके बारे, अब देखो पहले क्या था, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो बस समझ में नहीं आया, बाद में क्या कर दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस, मतलब कि इसके अंदर कॉमर्स के अंदर बिजनेस वर्ड को ऐड कर दिया, इससे जो कॉमर्स के लोग थे वो भी इसमें अटैच हो गए, ठीक है। द डिपार्टमेंट वॉज रीऑर्गेनाइज, इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, मतलब कुछ दिक्कत थी तो वो ताकि इसको ठीक किया गया अगेन, एंड वर्क रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स वॉज सेपरेटेड, एंड स्टैटिस्टिक्स के काम को अलग किया गया फ्रॉम द वर्क ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस। स्टार्टिंग में भैया कॉमर्शियल इंटेलिजेंस का काम और स्टैटिस्टिक्स का काम साथ में हो रहा था, बाद में इसको फिर से अलग किया गया, एंड प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एक्सक्लूसिव डायरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बाद में फिर से इसको डायरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाल दिया गया, हु वाज अपॉइंटेड इन दी 1914 के अंदर इसको फिर से अपॉइंट किया गया, मतलब पहले तो डायरेक्टर ऑफ जनरल स्टैटिस्टिक्स था, फिर अलग किया गया, फिर बाद में सेम कर दिया गया, ठीक है। In 1925, the Economic Inquiry Committee, एक कमेटी आई, was set up to inquire the question of adequacy, कि भैया जो डेटा है वो कितना सही है, of the statistical data, मतलब कि ये सब जो संस्थाएं हैं, ये जो डेटा इकट्ठा करती है वो कितना एडिक्वेट है, सही है, अवेलेबल एंड डिजायरेबल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लीमेंटिंग इट फॉर अंडरटेकिंग एन इकोनॉमिक इंक्वायरी, मतलब कि जब भी कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए जो डेटा ये सब उठाती हैं वो डेटा कितना सही है, कितना भरोसेमंद है, कितना डिजायरेबल है, इसको चेक करने की कमेटी बनाई गई, ठीक है। द कमिटी सबमिटेड अ डिटेल्ड रिकमेंडेशन, कमिटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया अबाउट द स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ऑफ कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स, बट दिस कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इसने बताया कि इसमें कमिटी क्या करती है, कमिटी रिकमेंडेशन देती है कि देखो ये चीजें ऐसे करो, ऐसे उठाओ, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वॉज बाउये-रॉबर्टसन कमिटी, जो कि 1934 के अंदर सेटअप की गई थी, ठीक है ना, ये अपने को याद रखना है, विद अ व्यू टू एक्सप्लोर दी आपका पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया, कि हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक सेंसस की जरूरत पड़ गई, हर चीज को जानने की जरूरत पड़ गई कि कितनी खेती हो रही है, किस स्टेट के अंदर कितना एग्रीकल्चर है, वहां पे राइस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, अब वीट्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कौन सा स्टेट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है ना, एंड इन्फॉर्मेशन में ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, उसको ठीक करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस कमेटी का बहुत बड़ा योगदान था। द कमिटी वॉज मेड अ डिटेल्ड सजेशन रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, सामान को प्रोड्यूस कर, इसके लिए बहुत सारे इसने रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाए, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सामान को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा की जाए, प्राइसेस की, वेजेस की एंड प्रॉफिट की, ठीक है ना, मतलब इन सब की जो नंबर वाइज इंफॉर्मेशन होती है, एग्जांपल के तौर पे वर्करों को कितना वेजेस दिया जाए, ठीक है ना, किस स्टेट के अंदर कितना वेजेस दिया जाए एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट कहाँ पे कितना हो रहा है, ये सब चीजें इसको इकट्ठा करने को बोला गया, ठीक है। The committee also recommended a setting up an economic intelligence organization, इसने क्या किया, सजेशन दिया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाए, एंड इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि एडवाइजर होगा, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट एंड होल टाइम इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, मतलब कि हमारे देश के अंदर पहली बार ये बात की गई कि भैया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए, जो हमारी इकोनॉमी में डेटा को देख के अपना रिकमेंडेशन दे, बताएं कि ये चीजें होनी चाहिए, एडवाइस करें गवर्नमेंट को, ठीक है ना, और परमानेंट बेसिस पे, जो कि आज भी है, ठीक है। इन 1939 सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, उन्होंने एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंदर, ठीक है। द कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ, इस कमिटी के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को बनाया गया फॉर द कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिकल कैडर, ठीक है ना, मतलब इसी ने देखो यही एक जो कमिटी थी, इस कमिटी के कहने पे ही सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को बनाया गया, ठीक है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, मतलब जितने भी स्टैटिस्टिकल ब्यूरो बनाए जाएंगे एक देश के अंदर, इनको ये कंट्रोल करेगा। मान लो यूपी के अंदर अपना खुद का
स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, बिहार के अंदर खुद का है, तो इन सबको कंट्रोल भी तो करना है, वरना सब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। अब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश को चलाना है, तो देश को चलाने की क्या करेगा वो क्या करेगा, हर स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट बनाएगा, जो बनाए गए हैं उनको कंट्रोल करने की, सारे बैंकों को कंट्रोल करने की आरबीआई होता है, वैसे ही इन स्टैटिस्टिकल ब्यूरो को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया, ठीक है ना, जो कि स्टेट हेडक्वार्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एंड द इंटायर कंट्री, मतलब पूरे दुनिया की जो इंफॉर्मेशन थी, दुनिया मतलब अपने कंट्री की जो इंफॉर्मेशन थी उसको सही से हम लोग इकट्ठा कर सकें और उसका यूज कर सकें, ठीक है। तो भैया ये तो समझ में अपने को आता है आज़ादी से पहले की बातें कि क्या क्या आज़ादी से पहले हुआ, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस, भैया आज़ादी के बाद अब क्या था यहाँ पे, चलो देखते हैं हम लोग। आज़ादी की जो बात था, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ बीन मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ आज़ादी के बाद। इन 1949 प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, भैया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद करिए, इनके बारे में पढ़ना अपने को, वॉज नॉमिनेटेड एज अ ऑनरेरी स्टैटिस्टिकल एडवाइजर, ये हमारे देश के स्टैटिस्टिकल एडवाइजर बने, जो कि सजेशन देते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। टू द कैबिनेट इन द सेम ईयर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट, उसी साल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट को सेटअप किया गया, ठीक है ना, विच डेवलप इनटू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज हमारे देश की बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है ना, 1951 के अंदर जो बनाया गया। इन 1950 नेशनल सैंपल सर्वे और मल्टीपर्पज 1950 के कहने पे 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, जो कि एक मल्टीपर्पज फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है। कोई इन्फॉर्मेशन को अगर ढूंढना होता है ना तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढता है, ठीक है ना, विच वाज क्रिएटेड वाज रीऑर्गेनाइज्ड इन दी 1970, जिसका नाम क्या कर दिया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पहले एनएसएस था, बाद में क्या हो गया 1970 में इसका नाम चेंज करके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। इन 1951 इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, भैया जो आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट था ना उसको पूरे देश में मान्यता मिल गई, नेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है ये, क्योंकि एक देश को डेवलप करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये जो संस्था थी ये बहुत ही रिमार्केबल काम कर रही थी, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके और सही से प्रोसेस करके गवर्नमेंट को पहुंचाने तक, ठीक है। In 1966, a computer center attached to Department of Statistics, भैया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने की क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर सेंटर को अटैच किया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जिससे डेटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोसेस किया जा सके। अब मान लो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, अब मान लो इन्फॉर्मेशन को अगर अच्छे से प्रोसेस नहीं करेंगे, मतलब मान लो मेरे पास 100 स्कूल का डेटा है, 100 स्कूल के बच्चे कितना मार्क्स पाए अकाउंट्स के अंदर, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। अब उसका हम चार्ट बना के देखेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, चार्ट बना के देखेंगे या फिर हमने क्या किया टेबल बनाया, डायग्राम बनाया परसेंटेज के फॉर्म में, तब वो मेरे काम आएगा, ऐसे वो मेरे काम नहीं आएगा, ठीक है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट ऑल दी मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्री थी हमारे देश के अंदर, सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज सेटअप, हर मिनिस्ट्री ने अपने अंदर एक स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट बनाया। सोचो कितना इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का, मतलब गवर्नमेंट तो भरपूर इसका यूज करती है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंस के बाद में जितनी भी मिनिस्ट्री है हमारे देश के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, सबके अंदर एक स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है। स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट आर मोर रिसेंट ओरिजिन, बहुत अभी नया नया बनाया गया है। प्रायर टू इंडिपेंडेंस स्टेट गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस के पहले स्टेट गवर्नमेंट यूज्ड टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर द सेंटर ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशन, मतलब आज़ादी से पहले केवल खेती से एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को उठाया जाता था, इन्फॉर्मेशन को कॉल्ड स्टैंडर्ड इंपीरियल टेबल बोलते थे इसको, मतलब वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे, अपने से नहीं। टिल 1947 ओनली 3 स्टेट, केवल 3 स्टेट थे, यूपी, वेस्ट बंगाल एंड देन बॉम्बे, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो सेटअप, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो को सेटअप किया गया, ठीक है ना, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ स्टैटिस्टिकल एजेंसी, जिससे कि हमारे देश की जो स्टैटिस्टिकल एजेंसी है उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके ड्यूरिंग दी सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ, ठीक है। इन 1956 से 61 तक एक इंटीग्रेटेड मतलब मिल के अप्रोच किया गया वाज अडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम, मतलब कि 1956 से 61 के बीच में सब लोगों ने मिल के कोशिश की जिससे कि हमारे देश का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके पूरे कंट्री के अंदर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस को बनाया गया ऑलमोस्ट इन दी ऑल स्टेट, सारे स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी, ठीक है ना। तो आप समझ ही सकते हो इसके बारे में। अब आगे देखते हैं
इंडिया में प्रेजेंट क्या कंडीशन है अपने स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है ना। हर देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब वहाँ की इंफॉर्मेशन सही से इकट्ठा करके प्रोसेस करके उससे सही कंक्लूजन निकाला जा सके, ठीक है ना। अगर मान लो आप लोग मैच खेल रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, मैच को खेल रहे हो, तो मैच खेल रहे हो या फिर तो आप अपने कितना आपने पहले परफॉर्मेंस किया है, आपने कितना परफॉर्मेंस किया उसके हिसाब से आप लोग देखते होगे ना। आपने मतलब मान लो एक मैच के अंदर आपने क्या किया, एक मैच के अंदर आपने अच्छा स्कोर किया, एक मैच में खराब स्कोर किया, आपने 100 मैच खेले हैं, तो होगा क्या, आप 100 मैच के डेटा को देखोगे ना, 100 मैच के डेटा को देखोगे, इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, हाँ इस मैच में मैंने इतना किया, इस मैच में इतना किया, इस मैच में आउट हो गए। तो दोस्तों इसी के हिसाब से आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास बहुत सारी, तो इन्फॉर्मेशन से आप क्या करोगे, डिसीजन से होगे। तो सोचियो कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि नंबर के फॉर्म में होती है, एंड जिससे कि एक देश, एक इंसान सही डिसीजन ले सकता है अपने आप को ठीक करने के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देखेंगे कि प्रेजेंट क्या है स्टैटिस्टिकल सेटअप हमारे देश के अंदर, हमारे देश में प्रेजेंट में क्या चल रहा है आज के टाइम प्रेजेंट में, आजादी के पहले हो गया, आजादी के बाद हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट में देखते हैं भैया, अब देखो एट प्रेजेंट आज के टाइम पे प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एक जो कि बहुत ही एपेक्स बॉडी है हमारे देश के अंदर, सबसे बड़ी संस्था है इन दी ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बड़ी बॉडी है हमारा, जो कि ऑफिशियल है, सरकार की तरफ से बनाई गई है स्टैटिस्टिकल सिस्टम है हमारे देश का। द मिनिस्ट्री इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। जितनी भी इंडिया के अंदर संस्थाएं हैं ये उनको क्या करता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स वाली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चीजों को कंट्रोल करने वाला है फॉर द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करते हैं ये उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है ना। एंड ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड साइंटिफिक सोसाइटी फॉर द नेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे देश की नेशनल इंपॉर्टेंस रखने वाली ये इंस्टीट्यूशन है, जैसे आरबीआई है ना वैसे ये भी है, ठीक है। द मिनिस्ट्री हैज टू विंग, मिनिस्ट्री के दो विंग है, वन रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिक्स एंड अदर है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक क्या करता है, डेटा को इकट्ठा करता है कि हाँ डेटा उठाओ डेटा उठाओ, दूसरा क्या करता है, डेटा को उठा के प्रोसेस करके उससे कंक्लूजन निकाल के प्रोग्राम बनाता है कि हाँ इस प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहिए, हमारे देश में ये जरूरी है, ठीक है। द स्टैटिस्टिक्स विंग्स आर रीडिजाइन एज अ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको रीडिजाइन किया गया और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको नाम दिया गया, ठीक है। एंड जिसके अंदर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सीएसओ, कंप्यूटर सेंटर एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों इसी के अंदर आते हैं, तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग हैज 3 डिवीजन, इनके अंदर 3 डिवीजन हैं, जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये 3 प्रोग्राम इसके अंदर बताए गए हैं। ये कोई काम का नहीं है, ये मैं आपको बता इसे रहा हूं ना जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी हो, ठीक है। बाई चांस पूछ दिया एग्जाम में कि राइट एन एस्से ऑन द प्री एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑन द स्टैटिस्टिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री, हमारे देश की स्टैटिस्टिकल कंडीशन के ऊपर डिस्कस कीजिए कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद या फिर प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो भैया बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे A large number of statistical organization and the unit have developed under various ministry, हर मिनिस्ट्री के अंदर डेवलप हो रहा है। एट द सेंटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, की सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करे among the activity lies in the CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आती है, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पूरे कंट्री के अंदर सब मिल के काम करें। एंड द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो सेट अप टू देयर रीजनल ऑफिसेस फॉर फील्ड वर्क, इन्होंने क्या किया है अपने रीजनल ऑफिस, जैसे मान लो यूपी के अंदर सपोज कि कहीं पे किसी शहर के अंदर अपने ऑफिस को बनाया है जिससे कि इन्फॉर्मेशन को सही से उठाया जा सके एंड बाकी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल भी किया जा सके, ठीक है। एट स्टेट लेवल डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज द फंक्शनिंग एंड द एपेक्स बॉडी, मतलब स्टेट लेवल पे सबसे बड़ी बॉडी कौन है, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि सबसे बड़ी बॉडी है स्टेट के ऊपर, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी हैव आल्सो सेट अप डिफरेंट मिनिस्ट्री, बताइए जो क्या बार बार वही बताया है, ठीक है। टू मेंटेन लाइजन विद द डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि जो हमारे देश का डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है उससे लाइजन करने के लिए डिप्यूटी डायरेक्टर, मतलब अगर आपको इस संस्था से बात करनी है तो आपको डिप्यूटी डायरेक्टर से बात करना पड़ेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होंगे उनसे बात करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई भी काम के लिए, ठीक है। अंडर दी प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल सिस्टम, आज का जो प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल सिस्टम है इन दी कंट्री, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल यूनिट फंक्शनिंग एट अ सेंट्रल लेवल, सेंट्रल पे काम कर रहे हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू
फॉलोइंग कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया ये भी देख लेते हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा बाय द प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है विच कलेक्ट डेटा, जो डेटा को उठाया है बाय डिस्चार्जिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये अपना काम करते हैं और काम करते करते बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश का जल निगम, नगर निगम, पुलिस स्टेशन, डिफेंस, ये सब काम तो करते हैं अपना, साथ में इंफॉर्मेशन को भी उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे टैक्स डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, अपना जो भारत संचार निगम लिमिटेड था वो भी ये काम तो करता है, अपनी जो काम करेगा वो काम करेगा और काम करते करते इंफॉर्मेशन को भी इकट्ठा करिएगा। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंडियन रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये सब अपना काम करते करते डेटा को भी उठा लेते हैं और सरकार को दे देते हैं। सरकार का टाइम बचता है बेटा, इससे कि क्यों टाइम बचेगा? क्योंकि उनको अलग से इस काम को नहीं करना। ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली सेटअप फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, कुछ संस्थाएं जानबूझकर बनाई गई हैं कि डेटा उठाना है, ठीक है। कुछ तो भैया जो डिपार्टमेंट्स थे उनसे आ गए। Among these organizations, Office of Registrar General and Commissioner of Census, Directorate of Industrial Statistics, Directorate of Economics Statistics, Office of the Economic Advisor, Labor Bureau, Department of Commercial Intelligence and Statistics are worth mentioning। इन सब का नाम लेना बहुत है क्योंकि ये लोग बहुत डेटा देते हैं हमारे देश की सरकार को। There are two other important organizations at a national level, दो है, एक है CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जो कि डेटा उठाती हैं, सर्वे करती हैं एंड अपनी बुक्स छापती हैं। बुक्स मतलब कोई पढ़ने वाली किताबें नहीं जिसके अंदर डेटा होता है कि एक साल में इतने लोगों की डेथ हो गई, इतना एक्सीडेंट हुआ, इतना पॉवर्टी आई, इन्फ्लेशन, सब कुछ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, भैया ज्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए किसी देश के अंदर, कम प्रोडक्शन ना हो जाए, सामान सही से हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके ये भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, ठीक है ना। मान लो यूपी ने किसी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया और बिहार ने कम प्रोडक्शन कर दिया, तो यूपी से उठा के बिहार में दे देंगे ना, मना काम हो जाएगा। ये सब पता कैसे चलेगा? इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। जब भैया डिपार्टमेंट्स होंगे गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स वाले, तो देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस which collect data on account of their responsibility to control production, कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की है, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने की है डिफरेंट कमोडिटी के, ठीक है। फॉर एग्जांपल सच ऑर्गेनाइजेशन आर आयरन, स्टील, मतलब कि भैया देखो किसी भी देश को डेवलप करने के लिए लोहा, स्टील चाहिए ही चाहिए, तो कितना डेवलप करना चाहिए ये सब डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं एंड देखते हैं, कंट्रोल भी करते हैं कि ज़्यादा ना हो जाए। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भैया हमारे देश में रिसर्च, जो देश जितना रिसर्च करेगा उतना आगे जाएगा, तो दे आर सेवरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन्वॉल्व इन द रिसर्च वर्क, जो कि रिसर्च करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टैटिस्टिकल डिवीजन ऑफ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च आर वर्थ मेंशनिंग। इन सब का नाम बताया है कि ये सब लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। IBI भी रिसर्च करता है भैया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन ऑफ एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग होते हैं संस्थाएं जो एडवाइस देती हैं, डेटा के हिसाब से एडवाइस देती हैं। द मेन फंक्शन आर टू एडवाइस, ये एडवाइस देती हैं एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड बहुत सारे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर काम करती हैं, जैसे कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एडवाइजरी बोर्ड, स्टैटिस्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ। ये सब क्या करती हैं? एडवाइस देती हैं हमारे देश की सरकार को कि ये देखिए ये करना चाहिए, देखिए महंगाई आ जाएगी, देखिए बचाइए इसको, मतलब इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपने मन से नहीं देती हैं, ठीक है। अब भैया बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट की नहीं होती हैं बट संस्थाएं होती हैं, वो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके देती हैं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बिकॉज दे आर लैक ऑफ फैसिलिटीज। देखो जो काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जो काम गवर्नमेंट कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भैया। तो बहुत सारी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस काम को करती हैं, जैसे नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इन दी कंट्री ऑल्सो कलेक्ट एंड पब्लिश स्टैटिस्टिकल डेटा। जैसे मान लो कि जो आपका याइंस कंपनी डेटा उठाती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ये भी उठाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये सब क्या है ना, ये सब नॉन गवर्नमेंट हैं और डेटा को उठाती हैं एंड जिसका यूज गवर्नमेंट भी करती है और बाकी लोग भी करते हैं जिसको जिसको नीड है, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स का सिस्टम था वो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद और अभी प्रेजेंट में क्या है, ठीक है। तो अब हमें का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफेक्ट या फिर शॉर्टकमिंग ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, और इसके पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि ये इंडियन स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है।
तो अभी आज का जो फर्स्ट वीडियो है, जो फर्स्ट लेक्चर है, वो यहीं पे एंड हो जाएगा एंड जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना, सेमेस्टर एग्जाम में काम आएगा एंड आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। एंड देखो, इससे आपकी नॉलेज भी इनहांस होगी एंड आपको एक नॉलेज होगा कि अच्छा नेशनल सैंपल्स ऑर्गेनाइजेशन था, फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है ना, फिर पीसी महानियोबिस थे, ये कौन थे, इनके बारे में पता चलेगा। अभी आगे देखो, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ये देखो, इनको क्या कहा जाता है, इंडियन स्टैटिस्टिशियन। आज के पहले आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है ना, अब आप इंडिया के भी स्टैटिस्टिक्स का नाम सुनोगे, प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्रा महानियोबिस, ठीक है ना, पीसी महानियोबिस मॉडल, इसके ऊपर 5 ईयर के प्लान बेस्ड थे, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, इसके हिसाब से हमारे देश की 5 वर्ष की जो प्लान आते थे उसमें काम किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस को देखा एंड यहाँ पर देखो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब टॉपिक स्टार्ट होगा इंडियन स्टैटिस्टिक्स, कि क्या होता है इंडियन स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ इंडियन, इनके बारे में समझेंगे। फिर यहाँ से जो है टॉपिक अपना स्टार्ट होगा मेन, कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्या होता है उसका मीनिंग, उसका स्कोप, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशन, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अभी तक आपके फ्रेंड्स को नहीं पता तो उनको बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।